हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यदि कंपेयर किया जाए अदर लिविंग बींग से, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, प्लांट हो गया, तो उन सब में से सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया अर्थ पे आया। इसलिए बैक्टीरिया को हम लोग प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे लिखते हैं प्रीमिटिव प्रोकैरियोटिक। प्रारंभिक इसलिए क्योंकि बहुत पहले आया, और प्रोकैरियोटिक वैसे जीव को बोलते हैं जिनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये अविकसित होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो उसी प्रकार बैक्टीरिया भी क्या होता है कि बैक्टीरिया पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और इसमें भी केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम लोग बैक्टीरिया को प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से समझा कि इसे हम लोग प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक या फिर प्रीमिटिव प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है और इसमें कुछ विशेष गुण के कारण बैक्टीरिया हर एक जगह पाया जाता है। वो क्या गुण है हम आगे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर भी सर्वाइव कर लेता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है वहां पर भी सर्वाइव कर लेता है, जिस जगह में नमक की सांद्रता ज्यादा है, सॉल्टी एरिया है, वहां पर भी बैक्टीरिया रह लेता है। यही कारण है कि बैक्टीरिया बहुत पहले आया और आज तक ये सर्वाइव कर रहा है। इसलिए बैक्टीरिया को हम लोग ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, या हिंदी में सर्वव्यापी। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जीव सर्वव्यापी के नाम से जाना जाता है, तो वह है जीवाणु। क्यों रह पाता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक के साथ साथ ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जीव है, सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ जीव। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट को समझा, प्रोकैरियोटिक, ओमनीप्रेजेंट, यूनिसेलुलर। ओमनीप्रेजेंट इसलिए क्योंकि सब स्थान पे पाया जाता है, चाहे आप फूड में देख लीजिए या डिजीज में देख लीजिए, किसी एनिमल में देख लीजिए, कहीं प्लांट में देख लीजिए, सॉइल में देख लीजिए, हर एक जगह ये पाया जाता है। और हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है और डिजीज भी कॉज करता है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। अब हम लोग बैक्टीरिया की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं या फिर फ्लैजिलम। ये फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट में काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करता है। और फ्लैजिला जनरली वैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है जो बैक्टीरिया तरल पदार्थ में अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, उसमें ज्यादातर फ्लैजिला पाया जाएगा क्योंकि फ्लैजिला के मदद से ही बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है। तो ये बात को याद रखिएगा कि फ्लैजिला का काम क्या है, मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बैक्टीरिया को मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। मैंने पहले ही बताया कि ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित रहते हैं, यह केंद्र विहीन होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहने का मतलब यही हुआ कि न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। जनरली ऐसे सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह मटेरियल होता है। ठीक है ना, लेकिन बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आंसर होगा नहीं पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल में फूड बनाना, खाना बनाना, और यही फूड से किसी भी सेल को या फिर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी, ऊर्जा मिल पाता है। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है ही नहीं। तो एक प्रश्न माइंड में उठता है कि तो बैक्टीरिया में खाना कौन बनाता होगा, या फिर बैक्टीरिया को ऊर्जा कहां से मिलती होगी। तो बैक्टीरिया में ये ब्लैक वाले जो देख रहे हैं इसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। बैक्टीरिया में ये राइबोसोम पाया जाता है और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, और इसी प्रोटीन से बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम हर एक सेल में प्रोटीन बनाने का काम करता है और ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, और बैक्टीरिया में ये प्रोटीन बनाता है और इसी प्रोटीन पे बैक्टीरिया अपना लाइफ क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया का जो सबसे बाहरी परत है वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। यदि हम लोग जनरली सेल का बात करें, एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में प्लाज्मा भित्ति बोलते हैं। लेकिन प्लांट के केस में जो सबसे बाहरी परत होता है वो होता है सेल वॉल, जो कि सेलुलोज का बना होता है।
सेलुलोज का। लेकिन यदि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक पतला सा परत पाया जाता है। जो ये ब्राउन कलर का जो परत दिख रहा है ये वाला, ये परत को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लाइकोकैलिक्स के कारण ही बैक्टीरिया जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर भी सर्वाइव कर लेता है, जहां का टेम्परेचर बहुत कम है वहां भी सर्वाइव कर लेता है। जो नमकीन क्षेत्र है जहां पे सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है वहां पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है। किस चीज के कारण? यही ग्लाइकोकैलिक्स के कारण। और यही कारण है कि बैक्टीरिया बहुत पहले से आज तक जीवित है और हर एक एनवायरमेंट में ये अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को उस एनवायरमेंट के अनुसार बदल लेता है, सिर्फ ये ग्लाइकोकैलिक्स के कारण। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स का संबंध बैक्टीरिया से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा था? यहाँ पर ब्राउन कलर का ऐसे लेयर था, वो ग्लाइकोकैलिक्स था। इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ये जो पिंक वाला पार्ट है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट सेल की यदि हम लोग बात करें तो प्लांट सेल का सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होता है, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। मैंने नहीं बताया कि वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है? तो वो सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यदि फंगस की बात करें तो फंगस में जो सबसे बाहरी परत यानी कि सेल वॉल, फंगस में सेल वॉल कोशिका भित्ति बना होता है काइटिन का। ठीक उसी प्रकार यदि बैक्टीरिया में पूछा जाए तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। यानी कि जी देखा जाए तो सेल वॉल सबका कार्बोहाइड्रेट का ही बना होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के भी कहीं अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे सेलुलोज इसका एक स्वरूप है, चिटिन इसका एक स्वरूप है, पेप्टिडोग्लाइकेन इसी का एक स्वरूप है। लेकिन सबके केस में इसका नाम अलग अलग है, सब अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन सब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। जनरली क्या होता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन यदि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होते ही नहीं है। जब केंद्रक नहीं होते हैं तो इनका जो डीएनए है, ये पार्ट डीएनए ये कहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म में ही अवेलेबल रहते हैं, साइटोप्लाज्म में ही तैरते हुए रहते हैं। लेकिन इस डीएनए के सिवा बैक्टीरिया में एक और गोलीय डीएनए पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, प्लाज्मिड क्या है, तो एक सर्कुलर या फिर गोलीय डीएनए है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। इसमें एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, जो इसके सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर इस तरह से निकला हुआ पार्ट रहता है, और इस निकले हुए पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। ये मीजोजोम बैक्टीरिया को सेल वॉल यानी कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन में बनाने में हेल्प करता है। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ लिया कि मीजोजोम का काम क्या है, इस सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल कोशिका भित्ति को बनाने में हेल्प करता है। और वो सेल वॉल है क्या, तो यही पेप्टिडोग्लाइकेन है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया की संरचना को अच्छी तरीके से समझ लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बैक्टीरिया को उसके आकार के आधार पर विभाजन करके पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर 4 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बैसिलस। बैसिलस वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार बेलनाकार के समान होता है, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। उनको हम लोग साइंस के टर्म में क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, उनको हम लोग साइंस के टर्म में बैसिलस बोलते हैं। सिलेंड्रिकल शेपेड बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका शेप कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी, ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है। आपको पता होगा कि इस ट्यूबरक्लोसिस रोग का संबंध बीसीजी टीका जो हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसके कारण टीबी रोग होता है, उसका शेप कैसा है, तो बेलनाकार है। और बेलनाकार शेप को ही हम लोग साइंस के टर्म में क्या बोलते हैं, बैसिलस। नेक्स्ट, वैसे बैक्टीरिया जिनका शेप गोलीय होता है उसे हम लोग कोकस बोलते हैं। साइंस के टर्म में क्या बोलते हैं, कोकस। शेप कैसा होता है, तो सर्कुलर या फिर गोलीय, या फिर बोल सकते हैं केक के समान होता है।
केक जो बर्थडे केक होता है उसी के टाइप का इसका शेप होता है कोकस बैक्टीरिया का। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु है इसके कारण निमोनिया डिजीज होता है, निमोनिया। तो इस बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, तो गोलीय होता है। तो आपको बैक्टीरिया का नाम भी याद रखिएगा, ऐसे हम लोग को डिजीज अलग से पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है और इसका शेप कैसा होता है, गोलीय होता है। और गोलीय शेप वाले बैक्टीरिया को हम लोग साइंस के भाषा में कोकस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल शेपेड बैक्टीरिया। स्पाइरल यानी कि स्प्रिंग के आकार का बैक्टीरिया, जो आपको इसमें देख रहा होगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसका आकार स्प्रिंग के समान होता है उसे हम लोग स्पाइरल शेपेड बैक्टीरिया बोलते हैं, स्पाइरल आकार का, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रिपोनिमा। इस ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया के कारण याद रखिएगा सिफिलिस रोग होता है। यह सिफिलिस एक गुर्दा रोग है और गुर्दा रोग के साथ साथ इसे हम लोग STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल। नेक्स्ट कॉमा शेपेड बैक्टीरिया। आपने सुना होगा इंग्लिश में हम लोग जो कॉमा लिखते हैं उसी के आकार का एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग साइंस के टर्म में विब्रियो बोलते हैं। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण कॉलेरा डिजीज होता है, ठीक है। कॉलेरा डिजीज होता है कौन से बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के कारण। इसका शेप कैसा होता है, तो कॉमा शेप का होता है। तो हम लोगों ने आकार के आधार पर बैक्टीरिया को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे जिससे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसे जानते हैं। बैक्टीरिया का बहुत सारा आर्थिक महत्व है जिसे हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में, जूट इंडस्ट्री में, और भी सारे डिजीज भी कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हम लोग को अपने लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन या फिर किण्वन बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किण्वन प्रक्रिया द्वारा दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट जूट इंडस्ट्री में, पटसन उद्योग में बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया जो है पहले पटसन को काटा जाता है, पटसन को काटने के बाद उसे सड़ाया जाता है। तो जब पटसन सड़ता है वो सड़ता किस प्रकार है, तो बैक्टीरिया जो है उसका ऊपर वाला लेयर, बाहरी परत को बैक्टीरिया खा के खत्म कर देता है और तब जो बचा हुआ पार्ट है उससे हम लोग इंडस्ट्री में यूज में लाते हैं, उससे रस्सी बोरा वगैरह बनता है। तो वहां पर बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है पटसन उद्योग में, जिसे इंग्लिश में जूट इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि बैक्टीरिया क्या करता है, उसके बाहरी परत को खत्म कर देता है, खा के डाइजेस्ट कर देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का लिविंग लाइफ में, हम लोग के लाइफ में। नेक्स्ट इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में भी होता है। जैसे कोई भी एनिमल जिसका हम लोग लेदर बनाते हैं, तो लेदर बनाने का प्रक्रिया में एक प्रोसेस होता है टैनिंग। टैनिंग में क्या होता है, जैसे पहले जो स्किन निकाला जाता है एनिमल से, उस स्किन को धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने से क्या होता है कि उसमें का जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है, जो फैट वगैरह पाया जाता है स्किन में, चमड़ा में, उसको बैक्टीरिया उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, खा के खत्म कर देता है, वो पूरा क्लीन कर देता है और तब चमड़ा थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सूख के थोड़ा टाइट हो जाता है। तब उसका लेदर इंडस्ट्री में लेदर बनाने में यूज किया जाता है। तो ये जो टैनिंग का प्रक्रिया उसी को बोलते हैं चमड़ा को सुखा के उसको लेदर में कन्वर्ट करना, लेदर में बदलना। कैसे बदलता है, तो उसमें का बैक्टीरिया जो फैट वगैरह वो सब खा के खत्म कर देता है, जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको खा के खत्म कर देता है। तो लेदर इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो याद रखिएगा टैनिंग में किस जीव का प्रयोग होता है, तो बैक्टीरिया का। नेक्स्ट बैसिलस मेगाथीरियम। चाय की करवाहट को बैसिलस मेगाथीरियम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और ये बढ़ाने से चाय में जब करवाहट बढ़ता है तो चाय का स्वाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो कौन से बैक्टीरिया के कारण चाय का करवाहट बढ़ा दिया जाता है, तो बैसिलस मेगाथीरियम। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु है, इसे हम लोग सबसे छोटा सेल भी बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो बैक्टीरिया में नहीं देखे जाते हैं। जैसे इनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल अनुपस्थित रहते हैं। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये आपको माइकोप्लाज्मा का
फिगर दिख रहा होगा, माइक्रोस्कोप से देखने पे कुछ इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा, ये सिंगल माइकोप्लाज्मा है, इसका कॉलोनी है, ये डिजीज कॉज करता है, इससे बीमारियां होती है। तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और इसी कोशिका भित्ति नहीं पाए जाने के कारण इस पे एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होता है उसका इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और पॉइंट कि ये एक वैसा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है। हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया ऐसे दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। ठीक है, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, इनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखिएगा क्योंकि सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे पास्चुराइजेशन विधि। ये क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक ऐसा विधि है जिसमें दूध को बहुत लंबे समय तक बिना खराब किए हुए स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये किया कैसे जाता है? तो इसकी दो विधि है, दो मेथड है। सबसे पहला LTH। LTH का मतलब होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग। इस प्रक्रिया में मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया को यह क्या करता है? किल कर देता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म करने पे क्या करता है? उस बैक्टीरिया को मार देता है और बैक्टीरिया मिल्क ज्यादा दिन तक अच्छे से रह पाता है, मिल्क जल्दी खराब नहीं होता है। इसकी दूसरी विधि है HTSH, हाई टेम्परेचर में शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। HTSH हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें मिल्क को 71.2 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और 15 सेकेंड के लिए। ऐसा करने से उसमें बैक्टीरिया किल हो जाता है और बैक्टीरिया के मरने के बाद मिल्क ज्यादा दिन तक हम लोग प्रिजर्व करके बचा के रख सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो मिल्क को हमको बचा के रखना होगा, मिल्क खराब नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस को हम लोगों ने समझा कि पास्चुराइजेशन क्या विधि है। ये पास्चुराइजेशन मेथड को लुईस पास्चर ने दिया था। लुईस पास्चर, ये साइंटिस्ट के नाम पर ही इस प्रक्रिया का नाम पड़ा है पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन। लुईस पास्चर ने एक जर्म थ्योरी दिया था। जर्म थ्योरी के अनुसार इसमें यह बताया गया था कि बैक्टीरिया को किस तरह मार करके कोई भी जो वस्तु बैक्टीरिया के कारण खराब होता है तो उस बैक्टीरिया को मार करके हम लोग उस वस्तु को ज्यादा दिन तक बचा के रख सकते हैं। जर्म थ्योरी में इसी बात को बताया गया था लुईस पास्चर द्वारा, और जर्म थ्योरी का ही एक हिस्सा है पास्चुराइजेशन जो हम लोगों ने अभी जाना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होते हैं। उसको जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो जो वातावरण में नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्ट खाना के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन गैस, तो ये जो नाइट्रोजन गैस है इसको नाइट्रेट में या फिर अमोनिया में बैक्टीरिया क्या करता है? बदल देता है। तब प्लांट जो है इसे आराम से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम लोग को यदि आटा दिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं, लेकिन उसको पका के यदि रोटी बना दिया जाए तो हम लोग उसे इजीली ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आटे को हम लोग रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया द्वारा ये नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, अमोनिया में बदल दिया जाता है, तब प्लांट इसे आसानी से अपने अंदर ऑब्जर्व करके और खाना बना पाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, मैंने ही बताया कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, लेकिन बदलता कौन है? बैक्टीरिया बदलता है। तो हम लोग कुछ वैसे बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसी के थ्रू नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सबसे पहला राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी पौधे के गांठ में पाया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पौधा है, इस प्लांट का गांठ है, यहाँ पे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यही राइजोबियम बैक्टीरिया जो
नाइट्रोजन गैस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट बना देता है और यहीं से प्लांट ये नाइट्रेट को क्या करता है, जड़ के थ्रू जाता है, अपना खाना बना लेता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया, इसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। इसका एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबेना। जैसे ये जो हाथ में दिख रहा है ये क्या है, ये एनाबेना है। एनाबेना एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है जिसे हम लोग नीलहरित शैवाल बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नीलहरित शैवाल आ गया तो ये शैवाल है, ये नीलहरित शैवाल इसका नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ये ग्रुप जो साइनोबैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबेना। ये धान के खेत में हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि धान के खेत में ये जो उसकी उर्वरकता होती है उसको बढ़ा देता है। कैसे, तो इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो उसको नाइट्रेट और अमोनिया मिलेगा, तो इससे जो मिट्टी की प्रोडक्शन लेवल है, उर्वरकता है, वो बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसे हम लोग जैव उर्वरक भी बोलते हैं, नोस्टॉक और एनाबेना को। जनरली ये धान के खेत में प्रयोग किया जाता है क्योंकि धान के खेत में जल नमी ज्यादा रहता है और नमी ज्यादा होने के कारण ये नोस्टॉक और एनाबेना अपने आप को ज्यादा वहां पर विकास कर अपने आप को ज्यादा एक्टिविटी वहां पे दिखा पाते हैं, ये नोस्टॉक और एनाबेना। ठीक उसी प्रकार है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर बोलते हैं इसे हम लोग। एजेटोबैक्टर को हम लोग मुक्त जीवी जीवाणु बोलते हैं। ये जनरली सॉइल मिट्टी में पाया जाता है और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रक्रिया करता है। उसके बाद है एजोला और फर्न। याद रखिएगा ये तीनों हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जाने, लेकिन ये एजोला और फर्न बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रकार के प्लांट है जो मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ा रखा है। आप जाके वहां पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो एजोला और फर्न भी एक ऐसे प्लांट है जो जैव उर्वरकता के नाम से जाने जाते हैं। ये भी फील्ड में फार्मर लोग, किसान लोग यूज करते हैं खेत में ताकि उसकी उर्वरकता को बढ़ाया जाए। करते क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसलिए मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया। और कौन कौन सी चीज, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर, एजोला और फर्न, ये चारों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके किसी भी जगह का उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, बंजर जमीन को उपजाऊ भूमि बना देते हैं। तो याद रखिएगा चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। हमने अभी पढ़ा था कि नाइट्रोजन को अमोनिया में या फिर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO2। मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। लेकिन इसका उल्टा, नाइट्रेट को यदि नाइट्रोजन गैस में बदला जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक उल्टा प्रोसेस है। लेकिन इसका इम्पैक्ट प्लांट पर क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट पर। ये प्लांट को फायदा करता है पौधे के लिए और हम लोग के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि उर्वरकता को बढ़ा देता है। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन उसकी उर्वरकता को घटा देता है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट पे। ये भी एक बैक्टीरिया द्वारा होता है, एग्जाम्पल माइक्रोबैसिलस। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है ये भी एग्जाम में आ जाए। तो हम लोगों ने ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में समझ लिया। अब हम लोग छोटा सा एक और टॉपिक बचा है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है उसको समझ लेते हैं। बैक्टीरिया में लगभग देखा जाए तो सारे प्रकार के पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन सारे प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जिसे हम लोग स्वपोषी बोलते हैं वो भी देखे जाते हैं, और विषम पोषी जिसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं वो भी देखे जाते हैं। ऐसे हम लोग को न्यूट्रिशन चैप्टर में अलग से पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेटेरोट्रॉपिक क्या है, ये हम लोग अलग से पढ़ना है न्यूट्रिशन पोषण चैप्टर में, वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। लेकिन ऑटोट्रॉपिक यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग विषम पोषी बोलते हैं। विषम पोषी में भी दो प्रकार का, सबसे पहला सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी। ये वैसे जीवाणु होते हैं जो सड़े गले जैविक पदार्थ से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, और इसी जीवाणु के कारण पूरा एनवायरमेंट जो हमारा वातावरण है वो क्लीन रह पाता है। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। नेक्स्ट पैरासाइट। पैरासाइट वैसे जीवाणु होते हैं जो दूसरे से अपना भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ये जीवाणु हुआ और ये कोई वस्तु हुआ, तो ये जीवाणु इस वस्तु से अपना भोजन को प्राप्त करेगा, लेकिन जिस वस्तु से भोजन प्राप्त किया उसको ये नुकसान पहुंचाता है, और इस वस्तु को हम लोग बोलते हैं होस्ट या फिर पोषी बोलते हैं। तो ऐसे भी बैक्टीरिया अपना भोजन को प्राप्त करते हैं।
तो दो विधि देखें विषमपोषी में, एक सेप्रोफाइट और एक पैरासाइट, ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। उसमें स्वपोषी भी होते हैं और कुछ विषमपोषी भी होते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर देखा जाए तो आप याद रखिएगा बैक्टीरिया में कैसा देखा जाता है, तो विषमपोषी न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में ज्यादातर देखा जाता है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया को अच्छे से कवर किया। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।